हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रतिरक्षा बताएंगे, जिसे इंग्लिश में हम इम्यूनिटी कहते हैं। क्या होता है पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। इसके प्रकार बताएंगे आपको, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, जैसे सहज प्रतिरक्षा हो गया और उपार्जित प्रतिरक्षा हो गया, और फिर बाद में हम आपको एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल से बताते हैं। देखिए, प्रतिरक्षा क्या होती है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि जब छोटे मोटे वायरस हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उनको मार देता है। तो ये रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसे हम प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है, यानी कि जो प्रतिरक्षा है वो इम्यून सिस्टम का एक भाग है। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की कोशिकाओं और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जैसे लसिका प्रणाली जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी, अस्थिमज्जा यानी कि बोन मेरो, और यहाँ पर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जिसे हम WBC या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, थाइमस ग्रंथि हो गई, और पूरक प्रणाली यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाता है, तब जाकर प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, जिसे इंग्लिश में हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है। देखिए, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने से कई बीमारियां घेर लेती हैं। जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा तो हमें छोटी सी छोटी बीमारी जैसे बुखार, खांसी, जुकाम ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा तंत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, और किस प्रकार से प्रतिरक्षा हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रतिरक्षा के प्रकार, जिसे इंग्लिश में टाइप ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। ये प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे हिंदी में जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, या इसे हम सहज प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह देते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सहज प्रतिरक्षा, जिसे इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। देखिए, वह प्रतिरक्षा जो कि जन्म से पहले ही माँ के द्वारा प्राप्त होती है उसे हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के पहले ही माँ के द्वारा प्राप्त होती है उसे हम सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखा गया है, यह प्रतिरक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, यानी कि स्थानांतरित होती रहती है। माँ से बच्चे में गई, वो बच्चे से उसके बच्चे में गई, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। तो ये ऐसी प्रतिरक्षा होती है। अगला पॉइंट, यह प्रतिरक्षा विशिष्ट नहीं है, यानी कि नॉन स्पेसिफिक है। विशिष्ट कहने का मतलब है जब कोई भी वायरस हमारे शरीर में आएगा तो ये इन्नेट इम्यूनिटी उसको ख़त्म करने का कार्य करेगी। जितने भी वायरस हमारे शरीर में आएंगे उनको मारने का कार्य इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि सहज प्रतिरक्षा करेगी। ये विशिष्ट नहीं है, यही इसका मतलब है। अगला पॉइंट, यह किसी प्रकार की मेमोरी नहीं रखती है, यानी कि जब भी कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी उसको मार देती है, और ये जानकारी सेव नहीं की जाती है क्योंकि इसके पास मेमोरी ही नहीं होती है। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम सहज प्रतिरक्षा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दूसरा है रेशियल इम्यूनिटी, तीसरा है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो यहाँ पर हम इनके प्रकार को डिटेल से नहीं समझेंगे, सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए। ये परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सहज प्रतिरक्षा यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, किस प्रकार से सहज जो प्रतिरक्षा है वो प्रभावित हो जाती है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है, पोषण की मात्रा शरीर में कम हो जाने से। जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएशंस यानी कि पोषण की मात्रा कम हो जाती है तब हमारे शरीर में जो इन्नेट इम्यूनिटी है, जो सहज प्रतिरक्षा है, वो कमज़ोर पड़ जाती है और हमें छोटे मोटे रोग होने लगते हैं।
दूसरा है आयु बढ़ने के साथ प्रतिरक्षा कम हो जाती है, यानी कि जब हमारी धीरे धीरे आयु बढ़ने लगती है, एज बढ़ने लगती है, तब जाकर हमारी जो प्रतिरक्षा है, जो इम्यूनिटी है, वो कम होने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ पोषण की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण ये प्रक्रिया होती है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है कि हमारे शरीर में हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाने से सहज प्रतिरक्षा प्रभावित होती है। कहने का मतलब है, जब हमारे शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, परिवर्तन होने लगता है, कम या ज़्यादा होने लगते हैं, तब जाकर सहज प्रतिरक्षा प्रभावित हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है, जिससे एक रोग हो जाता है जिसका नाम है डायबिटीज, जिसे हिंदी में हम मधुमेह रोग कहते हैं। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं सहज प्रतिरक्षा के। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा है, उसका दूसरा प्रकार है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त होती है, यानी कि जब जन्म हो जाता है उसके बाद वैक्सीन के द्वारा ये हमें प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये विशिष्ट होती है, यानी कि स्पेसिफिक होती है। विशिष्ट कहने का मतलब है, जब हमारे अंदर वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन ले लेते हैं, जब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है तब क्या होता है, तब वो उसी ही वायरस को मारेगी, यानी कि कोई दूसरा वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उसको नहीं मारेगी। जब कोरोना वायरस ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तब उसको मारने का कार्य करेगी। ठीक है, तो इसीलिए विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है। ये प्रतिरक्षा मेमोरी रखती है, यानी कि ये प्रतिरक्षा जो होती है वो मेमोरी रखने का कार्य करती है। जब हमारे शरीर में कोरोना वायरस आएगा और हमारे अंदर जो वैक्सीन लगाई गई है कोरोना वायरस की, वो वैक्सीन उस वायरस को मार देगी और ये जानकारी इसकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है उदाहरण। जो मेमोरी सेल्स होती हैं कौन सी होती हैं? टी सेल्स, बी सेल्स। सेल्स को हम कोशिका हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी सेल्स दो होती हैं, टी सेल और बी सेल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जिसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी जिसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक्टिव को देखेंगे, फिर बाद में हम पैसिव को देखेंगे। तो देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी जिसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, क्या होता है, जब शरीर में प्रतिजन को हम इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं, के पहुंचने पर प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी पैदा होते हैं, तो सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अब यहाँ पर आपको बात समझना है, इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी वायरस या एंटीजन जब शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है या एंटीबॉडी पैदा करता है, जिसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीधे यहाँ पर सबसे लास्ट वाली लाइन देखिए, हमारा शरीर रोग से लड़ने के लिए खुद एंटीबॉडी बना लेता है, उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। ये प्रतिरक्षा लंबे समय तक चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बना रहा है, प्रतिरक्षी बना रहा है, जिससे हमारा जो प्रतिरक्षा है वो लंबे समय तक कार्य करता है। ये अधिक प्रभावी होती है, यानी कि अधिक इफेक्टिव होती है, अधिक अच्छी तरह से कार्य करती है और अच्छी तरह से जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, उसको मारने का कार्य करती है। तो ये यहाँ पर सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में हो गया। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्या होती है? शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, इसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर में कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। एंटीबॉडी कहने का मतलब प्रतिरक्षी नहीं बना पाता है। इसीलिए क्या होता है, हमें बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी शरीर में डालने पड़ते हैं, इसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन लिखी गई है, वहाँ पढ़ सकते हैं। शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, ये बाहर से दिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट वाली लाइन देखिएगा, जब हमारा शरीर रोग से लड़ने के लिए खुद प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, तो इसलिए हमें बनी बनाई एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी शरीर में डालनी होती हैं या डालनी पड़ती हैं।
ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है ये कम समय तक रहती है, यानी कि ये कम समय तक कार्य करती है। जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो कम समय तक ये रहती है, उसका असर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। अगला पॉइंट कम प्रभावी रहती है, तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो गया। तो आपको निष्क्रिय प्रतिरक्षा समझ में आ चुका है, सक्रिय प्रतिरक्षा समझ में आ चुका है, और प्रतिरक्षा के दोनों प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। और प्रतिरक्षा क्या होती है, उसकी डिफिनेशन और क्या है वो जानकारी हमने आपको डिटेल से दे दी है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।